So, hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम बात करें एनडीए एग्जाम के बारे में, क्योंकि इससे एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इन द रीसेंट ट्रेंड। अगर मैं 2023-22 की बात करूं तो उनमें 10 to 15 क्वेश्चंस तो मतलब कांस्टेंट बने ही रहे हैं प्रोबेबिलिटी के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे स्टूडेंट इससे स्ट्रगल करते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम पूरी अच्छे से कवर करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ट्राई करना कि पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैं सोल्यूशन बता ही दूंगा वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। जो वीडियो का लेवल है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ेगा आगे, मतलब पहले आसान क्वेश्चन होंगे फिर थोड़े हार्ड क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, मैंने सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको बार बार किसी और बुक का या फिर किसी और सोर्स का सहारा ना लेना पड़े, ठीक है। तो इसी से आपका पूरा प्रोबेबिलिटी कवर हो जाएगा और रिवाइज हो जाएगा। बाकी आपको फिर इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आपका आराम से जो आप क्वेश्चन है एग्जाम में वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज को सपोर्ट करो, इस सीरीज का नाम है 10 कदम। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक देखना। तो माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सारे प्रोबेबिलिटीज के फॉर्मूले के बारे में। मैं सारे फॉर्मूले बताता नहीं हूं, आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले बताए नहीं थे, बट मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूं कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं और हम इस वीडियो में कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। सो ये नॉर्मल बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं हमारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के, ये हम लोग यूज करने वाले हैं। एक और फॉर्मूला जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बेस थ्योरम तो एरा, वो है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। वो मैं यूज़ करता हूँ। मेरा जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे को बहुत पसंद था बाइनोमियल यूज़ करना। सो उसमें प्रोबेबिलिटी जो इवेंट होता है वो फेवर और अगेंस्ट फेवर वाला होता है, जिसमें हम लोग पी से डिफाइन करते हैं इन फेवर को कि वो चीज़ होगी, क्यों होता है कि वो चीज़ नहीं होगी अगेंस्ट फेवर, ठीक है। तो उस अगर कोई इवेंट है वो मल्टीपल टाइम्स हो रहा है उसमें लगती है, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर वो n टाइम्स हो रहा है और उसमें से p टाइम्स फेवर में है और q टाइम्स अगेंस्ट है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है p q c q, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और इन फेवर की जो प्रोबेबिलिटी होती है, सॉरी मान लो n r टाइम्स हो रहा है, सॉरी n है टोटल इवेंट्स और r टाइम्स हमारे इन फेवर है, तो होता है p की पावर हमारी होती है r और q की पावर होती है n माइनस r। ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। मान लो कि हमारे पास n इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, और उसमें से r हमारे फेवर में है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ये होती है r इन फेवर, वो ये प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। वही मैं आपको जो क्वेश्चन होंगे उनमें कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इसको यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ होगा। तो ये सारे हम लोग फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, तो इन्हें अच्छे से देख लेना एक बार और सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएंगे फॉर्मूले, तो आपको अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन में जंप कर जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहने वाला है, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो सिंपल ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है, जो जनरली प्रूफ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन एनडीए के पेपर से उठाए हैं, तो आपको ऐसा ना लगे कि कोई ऐसा आउटसाइड क्वेश्चन है, एलियनेटिक क्वेश्चन है, बट ये सारे एनडीए से उठाए गए हैं, ठीक है, एनडीए के पेपर से। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहले आप ट्राई करो कि खुद कर लो, नहीं होता तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम n नेचुरल नंबर्स। हमारे पास n नेचुरल नंबर्स होते हैं, पता है आपको, n नेचुरल नंबर 1 से लेके सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं n तक, उनको ले रखा है हमने, और उसमें से कोई x नंबर हमने चूज किया, कोई भी एक नंबर चूज किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर सेटिस्फाई दिस कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कंडीशन क्या दे रखी है, x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन दे रखी है। अब हमारी कंडीशन क्या है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये होती है x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x ग्रेटर देन 2, x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2x एंड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब आप देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्या ये x इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 0, और 0 ग्रेटर नहीं होता 0 से, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन 1 के लिए फॉल्स हो गई, ठीक है।
बाकी के लिए ट्राई करते हैं, 2 डालते हैं, तो 2 डालूंगा तो मैं आ जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। यस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो फिर सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 2 के बाद हर नंबर से सेटिस्फाई होगा, हर नेचुरल नंबर से। बट किससे नहीं हो रहा, 1 से नहीं हो रहा, ठीक है। तो सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो जिससे सेटिस्फाई नहीं होगा, जो कि है 1, ठीक है। तो हमें 1 को हटा देना है। तो यहाँ पे हमारे प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल और टोटल अपॉन टोटल, है ना। ये होता है हमारा फॉर्मूला। फेवरेबल कितने हैं, टोटल नंबर थे हमारे पास n, उससे 1 हटा दो कि 1 तो नहीं हो रहा सेटिस्फाई, तो ऊपर हो गया n - 1, और टोटल नंबर कितने हमारे पास n, तो इसका आंसर कितना हो गया n - 1 अपॉन n, मतलब इसका आंसर होगा C, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें बस इसे सॉल्व करना था इक्वेशन को, और आपको एक कंडीशन बनानी थी कि हाँ 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो बचे हुए हमारे पास n - 1, तो उनमें से प्रोबेबल कितने होंगे n - 1 अपॉन n, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो को देखो, अगर नहीं आता तो टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा बेसिक रहने वाला है, बेसिक डाइस के ऊपर। डाइस तो आपको पता ही होगा, जो हम लोग डाइस खेलते हैं, जो लूडो के लिए, ठीक है, यूज करते हैं, वो डाइस होती है। उसमें 6 हमारे जो फेसेस होते हैं उन पे क्वेश्चन आते हैं, कि 6 फेसेस में 6 नंबर्स होते हैं, उन पे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन है 3 डाइस आर थ्रोन, ठीक है। 3 डाइस है हमारे पास, डाइस 1, डाइस 2 और डाइस 3, 3 डाइस है हमारे पास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच फेस शोज ओनली मल्टीपल ऑफ 3, ओनली मल्टीपल ऑफ 3, तीनों डाइस ओनली मल्टीपल ऑफ 3 करे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि तीनों डाइस में सिर्फ 3 का मल्टीपल आना चाहिए। अब अगर मैं लूडो की डाइस के बारे में बात करूं, तो डाइस में हमारे कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इनमें 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है, एक तो हमारे पास है 3, एक तो हमारे पास है 6, बस 2 ही है ना, 3 और 6। तो हर डाई में 2 फेसेस हैं हमारे पास जो कि क्या है, 3 के मल्टीपल हैं। तो पहली डाई में क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 3 का मल्टीपल हो जाए, टोटल है मतलब फेवरेबल है 2 और टोटल है 6, इसमें भी फेवरेबल है 2, टोटल है 6, फेवरेबल है 2, टोटल है 6, तो कितना हो गया 1/3, इसमें कितना हो गया 1/3, इसमें कितना 1/3। अब पूछा क्या है कि ईच डाइस, हमारे तीनों डाइस में ईच फेस शोज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच फेस, तीनों डाइस में 3 का मल्टीपल ही दिखना चाहिए। तो एंड बोला है कि पहली डाई में भी 3 का मल्टीपल हो, एंड दूसरी डाई में भी 3 का मल्टीपल हो, एंड तीसरी डाई में भी 3 का मल्टीपल हो। एंड जब भी आ जाता है तो एंड के साथ हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई यूज करते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। एंड के साथ हमेशा हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं, और जब भी और लिखा होगा आपके साथ तो वहां पे आप लोग प्लस यूज करना। और में हमेशा प्लस यूज करते हैं, एंड में हमेशा मल्टीप्लाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगा जब आप लोग क्या बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तो आपके बहुत काम आने वाला है। सो जब भी हमारे पास एंड दिया होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई यूज करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, डाइस 1 मल्टीप्लाई बाय डाइस 2 मल्टीप्लाई बाय डाइस 3। तो डाइस 1 की प्रोबेबिलिटी थी 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1/27। वेरी इजी, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे एक अच्छा थ्योरम सीखा, अच्छी चीज सीखी कि जब भी एंड बोला हो ना चीजों के बीच में, कि ये भी हो एंड ये भी हो एंड ये भी हो, तो हमेशा मल्टीप्लाई कर दो। और अगर और हो कि ये हो या ये हो या ये हो, तो यहाँ पे और में हमेशा हमारे पास प्लस आता है, ठीक है। हिंदी में बनाने की कोशिश करो ताकि आपको पता लगे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई आएगा कि प्लस आएगा, उससे आपका काफी काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है, ज्यादा टाइम हमें लगा नहीं, आसान क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे जंप करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन हमारा है समथिंग बायस्ड कॉइन पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे इसमें हम लोग। बायस्ड कॉइन क्या होता है, देखो 2 टाइप के कॉइन होते हैं, एक होता है अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड मतलब उसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं हो रखी है, मतलब दोनों जो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है 1/2 के इक्वल, ये होता है अनबायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन क्या होता है, बायस्ड कॉइन इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होती है ना, वो नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होती है, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि ज्यादा बार हेड आए या ज्यादा बार टेल आए, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड कम्स अप थ्राइस एज लाइकली एज टेल्स। इसको डिकोड करते हैं, हेड कम्स थ्राइस एज लाइकली एज टेल, ये प्रोबेबिलिटी हेड आने की है थ्राइस है, 3 टाइम्स है, ऑफ प्रोबेबिलिटी टेल आने की, ये कह सकता हूं ना मैं, क्योंकि 3 अगर हेड एक बार आ रहा है तो मतलब हेड 3 बार आ रहा है तो टेल एक ही बार आएगा, मतलब समझ गए ना। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ये मैं लिख सकता हूं। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का सम 1 होता है। ये कौन सी थ्योरम है,
समीशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये एक थ्योरम है कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो इस थ्योरम को लगा के हम लोग ये वाली इक्वेशन को इसमें पुट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो 3 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू 1, 4 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो जाएगा 1, प्रोबेबिलिटी टेल आने की कितनी हो गई 1/4। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी होगी 3/4, क्योंकि 3 टाइम्स है ना। तो ये हमारे पास दोनों आ चुकी हैं। पहले हमें निकालना नहीं पड़ता था। अनबायस्ड कॉइन में क्या होता है, अनबायस्ड कॉइन में हमें निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होती है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 ही होती है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो दोनों इक्वल नहीं आई, एक 1/4 आई, एक 1/3/4 आई, तो इसलिए हमें यहाँ पे निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हमें आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ रखी है हमारे पास 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी आ गई हमारे पास 3/4। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन 4 इंडिपेंडेंट टॉसेस, इंडिपेंडेंट टॉसेस मतलब एक टॉस का फर्क दूसरे के आउटकम पे नहीं देगा, मतलब एक का कुछ आउटकम आया तो दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड। हमें एग्जैक्टली 3 हेड चाहिए 4 टॉस में, 4 टॉस में 3 हेड। अरे भाई बाइनोमियल लगाओ ना, बहुत सारे इवेंट हैं, कुछ पर्टिकुलर हमें क्या बोलते हैं फेवर में चाहिए, तो हम लोग पी को ले लेते हैं हेड आने का, तो 3/4 ये हमारा फेवर ही है ना, हेड आना है। और क्यू ले लेते हैं हमारा टेल आने का 1/4 ये होता है। तो हमारा बाइनोमियल कहता है क्या है कि हमें पी कितनी बार चाहिए, एक्स इक्वल टू 3 बार चाहिए भाई, 3 एग्जैक्टली 3। तो यहाँ पे हमारे पास आर हो गया, सॉरी आर इक्वल टू, ठीक है, आर की वैल्यू हो गई 3, एन कितना है 4, 4 बार किया ना टॉस, 4 बार टॉस किया तो एन हो गया 4। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, मैंने बता कितनी होती है, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, हमेशा याद रखना। तो एन कितना है यहाँ पे 4, आर कितना है यहाँ पे 3, पी कितना है 3/4 की पावर आर कितना है यहाँ पे 3, क्यू कितना है 1/4 की पावर कितना 4 - 3 मतलब 1। ठीक है, तो 4/3 इंटू 3 की पावर 3 इज 27, 4 की पावर 3 इज 4 16 16 4 64, और ये तो हो जाएगा 1/4 है ना। तो कितना आ जाएगा 4c3 हमारे पास कितना होता है 4, 4c3 4 होगा, तो 4c3 को 4 लिखते हैं, 4 से 4 कैंसिल, 27/64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो आप 24 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, 4c3 4 ही होता है। तो आंसर इतना सिंपल है 27/64, हमने आराम से निकाल दिया। बस इसमें एक कैच क्या था, सिंपल कैच क्या था हमारा कि यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बाइनोमियल। तो मैं दोबारा फॉर्मूला रिवाइज कर लाता हूँ बाइनोमियल का, कि आपके पास n इवेंट्स दे रखे हो और r आपको फेवर में हो, फेवर की प्रोबेबिलिटी p होती है और q होती है अगेंस्ट फेवर। तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी ये चीज r टाइम्स हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी r टाइम्स होने की कितने किसकी इक्वल होती है, NCR p की पावर r और q की पावर n - r। वेरी सिंपल, तो ये रिवाइज हो गया और उससे हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपको। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, और मैं इसका आंसर आपको कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। हमारे पास चौथा क्वेश्चन आ गया, चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा अनबायस्ड कॉइन पे है और एटलीस्ट वाली ट्रिक है। ठीक है, थोड़ी एटलीस्ट जो क्वेश्चन होता है उस पर ट्रिक है। तो 7 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड 128 टाइम्स, इन हाउ मेनी थ्रोज वुड यू फाइंड एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 3 हेड। ठीक है, अनबायस्ड कॉइन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू 1/2, ये होता है अनबायस्ड कॉइन। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी और 1/2 के इक्वल होगी। एटलीस्ट 1 हेड बोला है, एटलीस्ट मतलब 3 हेड बोला है। ठीक है, 128 टाइम 7 कॉइन्स को टॉस किया है। ठीक है, 128 बार 7 कॉइन्स को टॉस किया भाई। तो 128 बार कॉइन टॉस हुए हैं, तो 128 बार कॉइन टॉस हुए हैं, तो हमारे पास 7 कॉइन्स ले लेते हैं पहले, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, कॉइन 4, कॉइन 5, कॉइन 6 और कॉइन 7। ठीक है, 128 बार टॉस हुए, तो पहली बार अगर मैं कॉइन टॉस करूं तो मेरे 3 हेड कितने आएंगे, मतलब सिंगल टॉस की बात कर लेते हैं पहले। सिंगल टॉस, एक सिंगल टॉस में हमारी एटलीस्ट 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 3 हेड। ठीक है, एटलीस्ट 3 हेड मतलब 3 हेड या 4 हेड या 5 हेड या 6 हेड या 7 हेड। ठीक है, अब क्या लगा देंगे इसमें, हमारा प्यारा बाइनोमियल, बट बाइनोमियल भी ट्रिक से लगाना है, ट्रिक से। टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 3 हेड को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 3 हेड। क्यों, क्योंकि देखो ऑल का सम कितना होता है, मैंने बताया था टोटल सम कितना होता है 1, तो अगर मैं 1 से उससे पीछे वाला पार्ट माइनस करूंगा तो आगे वाला पार्ट आ जाएगा। देखो एटलीस्ट 3 हेड मतलब क्या होता है, 3 या 4 या 5 या 6 या 7 कॉइन थे ना। ठीक है, अब अगर इनकी प्रोबेबिलिटी का सम और 1 + 2 की प्रोबेबिलिटी का सम, 1 और 2 की मतलब एटमोस्ट 2 हेड की, इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अच्छा,
तो हम इससे अगर माइनस कर देंगे इस वाले को तो ये वाली चीज़ आ जाएगी जो हमें चाहिए। एटलीस्ट 3 हेड आ जाएगा ना, अगर एटमोस्ट 3 हेड माइनस कर दिया 1 से तो वही कर रहे हैं, क्योंकि वो आसान होगा, क्योंकि उसमें हमारे 2 ही केस आ रहे हैं, एक 1 वाले एक 2 वाले, या एक 0 वाला भी हो सकता है। हाँ 3 केस होंगे, 0 भी होगा, 3 केस होंगे इसमें, और इसमें हमारे पास 5 केस, तो कौन सा आसान है, ये वाला आसान है, कर लेते हैं सिंपल। तो 1 माइनस 0 हेड, तो अभी हमने किसमें बाइनोमियल में किया था, हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकाल लेते हैं सबसे पहले, कितना आएगा, NC0 7C0, P कितना है हमारा 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 7, P1 कितना आ जाएगा 7C1 1/0 की पावर 1, 1/2 की पावर 6, और P2 कितना आ जाएगा 7C2 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 5। ये कैसे आया, बाइनोमियल से, ठीक है, याद रखना, गलत मैं कोई अलग से फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, वो मैंने पहले पिछले वाले क्वेश्चन में करा दिया, ठीक है। सो इससे आपको पता लग रहा है कैसे करना है। तो अब हम लोग कर लेते हैं कि ये कैसे आया। तो हमारा P ऑफ 3 हेड कितना आ जाएगा, सिंगल टॉस के लिए, ये अभी एक ही टॉस के लिए, तो 1 टॉस के लिए, ठीक है, एक टॉस में हमने 7 कॉइन उछाले क्योंकि, तो 1 माइनस इन तीनों का सम, इन तीनों का सम निकाल लेता हूँ, चलो इन तीनों का सम आएगा, ये तो 1 होता है, 7C0 1 होता है, 1/2 की पावर 7, इतना, ये कितना आ गया 7C1 7 होता है, और 1/2 की पावर 7 ही आएगा, और ये 7C2 कितना होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 5 फैक्टोरियल होगा 7/6/2, मतलब 21 आ जाएगा, 21/2 की पावर 7। तो इनका टोटल करेंगे तो 28 29, तो 29/2 की पावर 7 आ जाएगा। 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है 64, और 128 माइनस 29/2 की पावर 7, ठीक है। तो 1 माइनस 29/128 लिख सकता हूँ, तो ये जाएगा 99/128। देखो 199/128 सिंगल टॉस के लिए आ रहा है कि एटलीस्ट 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 99/128। तो हमें कितने के लिए निकालना है, 128 टाइम्स के लिए निकालना है, कि 128 बार हम लोग टॉस करेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमें एक बार के लिए कितना आ रहा है ये, तो 128 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 128 बार आ जाएगा ना, तो 128 टॉसेस के लिए कितना आ जाएगा, 128 मल्टीप्लाई बाय 99/128 कितना है 127, 28 कैंसिल, आंसर आ गया 99। सिंपल, कुछ नहीं था, बाइनोमियल लगाना है बस, और पता लगाना है कि किस चीज को हमें करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं इसमें कि वो लोग एटमोस्ट जो एटलीस्ट 3 वाला है ना, उसमें 3 4 5 6 7 ये पांचों के लिए निकालने लग जाते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें 1 माइनस एटमोस्ट 3 कर देना है, उससे और आसान हो जाएगा, सिर्फ 3 के लिए निकालना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी आसान होगी, ठीक है। तो हमारी कुछ कैलकुलेशन नहीं हुई, 2 की पावर 7 में आ गया, इसमें 29/2 की पावर 7 आया, हमने उसे 1 से माइनस कर दिया तो 99/128 आ गई एटलीस्ट 3 हेड की प्रोबेबिलिटी, और 128 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 99 आ गया, कि 99 टॉसेस में हमारा क्या होगा कि ये एटलीस्ट 3 हेड आएगा, ठीक है, समझ आ गया, बहुत सिंपल। तो ये हमने कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कार्ड बेस्ड ऑड अगेंस्ट और ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट फेवर, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो कार्ड बेस्ड में क्वेश्चन आसान ही होते हैं, जनरली ज्यादा हार्ड नहीं होते। क्वेश्चन क्या है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, हमें पता है 52 कार्ड होते हैं, जिसमें हमारे चार सेट होते हैं, आपकी कार्ड्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा हार्ट्स, ठीक है, उसके बाद होते हैं हमारे क्लब्स होते हैं, उसके बाद हमारा स्पेड होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा डायमंड होता है, ये 4 होते हैं, ठीक है। इन चारों में 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे, 3 फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, किंग क्वीन और जोकर, 3 फेस कार्ड्स होते हैं हमारे पास तीनों सेट में, ठीक है। 10 नंबर कार्ड्स होते हैं, 10 नंबर कार्ड में से 9 नंबर कार्ड्स होते हैं, और जो एक होता है वो उसे कहते हैं हम लोग एस, ठीक है, एस होता है मतलब 1, ठीक है, 1 कहते हैं उसे, 1 नंबर उसका 1 होता है, एस कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये हमारा कार्ड सिस्टम होता है, ये आपको याद होना चाहिए अगर आपको सॉल्व करने कार्ड बेस्ड क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट होता है प्रोबेबिलिटी के लिए, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये कार्ड वाले सिस्टम याद होना चाहिए कि कैसे कार्ड हमारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है कि अ गैम्बलर बेट्स दैट इट इज आइदर अ स्पेड और एन एस, आइदर अ स्पेड है या फिर एन एस है, ठीक है, काफी अच्छा है। स्पेड क्या होता है, स्पेड, ठीक है, मतलब ये स्पेड, ठीक है। एस क्या होता है, इक्का, ठीक है, एस होता है इक्का, स्पेड होता है हमारा ये स्पेड, ब्लैक वाला, ब्लैक कलर का होता है स्पेड, ठीक है। तो द ऑड अगेंस्ट हिज विनिंग आर, उसकी विनिंग के अगेंस्ट के ऑड्स कितने हैं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी, अगेंस्ट बोला है ना, अगेंस्ट,
तो विनिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं पहले। विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, विनिंग प्रोबेबिलिटी उसने क्या प्रोबेबल किया, या तो ए होगा या और बी होगा। ए और बी बोला ना, तो हमें इसमें थोड़ा हमारा प्रोबेबिलिटी का थ्योरम यूज करना पड़ेगा। पी ऑफ ए और बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। और अगर वो जीत गया तो आ गया तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसके फेवर में क्या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हमेशा याद रखना सिंपल, पी ऑफ ए और बी। और को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं सेट थ्योरी से, सेट थ्योरी से बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी में काफी ज्यादा यूज होता है, अभी आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे यूज हो रहा है। आगे हमने इसके थ्योरम के क्वेश्चन लिए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इसे एंड कहते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को एंड कहते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कर दो इनकी इंटरसेक्शन को, तो हमारा यूनियन आ जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, आपको वेन डायग्राम से भी बताऊंगा आगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ए मतलब स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी। स्पेड क्या होता है, 13 स्पेड होते हैं और टोटल कितना होता है 52, मतलब 1/4। और एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एस कितने हैं 4 में से 52, ठीक है, 52 में से 4 काट, ठीक है। और माइनस दोनों इंटरसेक्शन मतलब दोनों स्पेड भी हो एस भी हो, कितना होता है, एक ही है, ऐसा एक ही कार्ड है जो स्पेड भी है एस भी है, तो ये हो गया। तो तीनों को माइनस कर देते हैं, कितना आंसर आएगा यहां से, हमारे पास आ जाएगा 16/52 आंसर आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब उसके। तो ये सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड अगेंस्ट विनिंग क्या होता है, अगेंस्ट विनिंग क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड अगेंस्ट विनिंग होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन क्या होता है, मतलब ये ना आए, 1 माइनस हमने निकाला था, तो 1 माइनस कितना आया था हमारा, हमारा आया था 4/13 आया था, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ विन क्या आया था हमारा 4/13, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन आया था 4/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन आया था 1 माइनस 4/13 होगा, है ना। तो इस जगह 13 माइनस 4/13/4/13, तो कितना आ गया 9/13/4/13, तो 13 से 13 कैंसिल, 9/4 आ गया। तो 9/4 क्या होता है, 9:4, यही आंसर होगा, सिंपल था। हमारा आया था क्या बोलते हैं 9, हमारा 4/13 आया था कि ये इसके स्पेड या एस आएगा, स्पेड और एस आएगा, वो 4/13 था। बट हमारा कितना हो गया, नॉट विन का क्या होगा 1 माइनस 13। तो दो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट सीखे हमने। एक होता है ऑड अगेंस्ट विनिंग, एक ऑड इन फेवर होता है, ठीक है, ऑड इन फेवर। ऑड इन फेवर कैसे निकालोगे, ऊपर आएगा पी ऑफ विन, नीचे आएगा पी ऑफ नॉट विन, ठीक है, वेरी सिंपल। अगेंस्ट में आया ऊपर नॉट विन नीचे विन, इन फेवर में आएगा ऊपर विन नीचे नॉट विन, सिंपल। ये कॉन्सेप्ट लगाना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन जो है हमारा, लेट ए एंड बी बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, वही क्वेश्चन है, उस पर सीख लो, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं ऐसे इवेंट जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी मतलब बताता हूँ, पी ऑफ ए एंड बी किसके इक्वल होती है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब एक इवेंट जो हो रहा है वो दूसरे पे कोई उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो उसे इंडिपेंडेंट इवेंट कहा जाता है, ठीक है, वेरी सिंपल। दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो उसमें हमारा क्या होता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल होता है। सिंपल चीज, उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सिंपल पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, इसमें चीजें गिवन नहीं है, डायरेक्टली के की वैल्यू निकालनी है। पी ऑफ ए नॉट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ ए। हमेशा याद रखो, अभी हमने पहले फॉर्मूला रिवाइज कराया था, अभी मैंने तुम्हें इसी वजह से कराया। पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ बी, तो हमें पी ऑफ ए निकाल लेना है सबसे पहले। पी ऑफ ए कितना आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 0.3, ठीक है। और पी ऑफ बी कितना आ जाएगा 1 माइनस के, सिंपल। ये तुमने चीज़ें पता लग गई, ये सिंपल चीज़ है, ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि फॉर्मूला, अभी हमने शुरुआत में एक फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 1 पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये बताया था ना। ए एंड बी का फॉर्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी एंड माइनस पी ए और बी, या उल्टा भी कर सकते हो, पी और बी का फॉर्मूला क्या होता है वही, तो हम इससे निकालेंगे। हमें पता है इंटरसेक्शन क्या होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए कितना था हमारे पास 0.3, पी ऑफ बी कितना है हमारे पास 1 माइनस के। पी ऑफ ए कितना है 0.3, पी ऑफ बी कितना है 1 माइनस के, और इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 0.8। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, के कितना है हमारे पास 1 माइनस के
माइनस 0.8 माइनस 0.5 माइनस 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0.5 माइनस के, और यहाँ पे कितना आ गया 0.3 माइनस 0.3 के मल्टीप्लाई करके, उधर जाएगा के और इधर आएगा के, तो कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, तो ये जाएगा 1.3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 0.7 आएगा, 0.7 आएगा हमारे पास के इक्वल टू 0.2, तो के कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.7, तो आंसर कितना आ जाएगा के का, के की वैल्यू आ जाएगी 2/7। सिंपल, वेरी सिंपल, आसानी से हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं था। दो कॉन्सेप्ट लगे, एक इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं ये पता लग गया आपको, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। एक चीज आपको पता लग गई कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, एक चीज आपको पता लग गई, ये रिवाइज हो गया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन हमारा थोड़ा थ्योरम बेस्ड है, अभी मैंने थ्योरम बताया आपको, उसके अलावा भी एक दो थ्योरम होते हैं, जैसे डी मोवियर्स थ्योरम होता है, वो बता देता हूँ, ठीक है, कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं इसे कोई, और डी मोवियर्स थ्योरम भी कहते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का पूरा का होल कॉम्प्लीमेंट, और पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। सो ये दो फॉर्मूले, इन्हें डी मॉर्गन्स लॉ या डी मोवियर्स लॉ भी कहते हैं, ये इस प्रॉब्लम में लगने वाले हैं। बहुत आसान है, सिंपल। इसमें भी हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, और इंटरसेक्शन दे रखा है। हम इसे यूनियन निकाल सकते हैं, अभी हमने पूरा पीछे फॉर्मूला पढ़ा, तो पी ऑफ ए यूनियन बी जल्दी जल्दी निकाल लेता हूँ, जो कि होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वेरी सिंपल। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी मतलब 0.5 प्लस 0.7 माइनस ऑफ 0.3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.2 माइनस ये कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, या 0.10 आएगा, या 1 आएगा, 1 आना चाहिए शायद, 1 आएगा नहीं, 0.9 आएगा, 0.9 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास 0.9 आ गया। पी ऑफ ए इंटर यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया 0.9 आ गया, सिंपल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, पी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास 0.9 आ चुका है, बाकी देखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ये चीज़ें, तो पहले एक एक करके एक चीज़ निकालते हैं। हमें पता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को भी हमने पढ़ा कि डी मॉर्गन्स थ्योरम से हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अभी हमने पी ऑफ ए यूनियन बी निकाला, कितना होता है 0.9 है, ठीक है। तो ये कितना होगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकता हूँ इसे, कॉम्प्लीमेंट लॉ से 1 माइनस 0.9 तो 0.1 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक चीज़ आ गई, ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं वेन डायग्राम समझाऊँ, वेन डायग्राम से समझना बहुत ही आसान होता है, ठीक है, इन टाइप के प्रॉब्लम को। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ए है बी है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा कुछ भी, ए के अलावा कुछ भी, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए के अलावा कुछ भी, उसका इंटरसेक्शन मतलब एंड बी के साथ, मतलब ये सिर्फ बी वाला पार्ट, तो इसे ओनली बी कहते हैं, ओनली बी भी कहा जाता है इसे, ठीक है, ओनली बी। तो मैं इसे ओनली बी कहता हूँ, मैं जब भी पढ़ता था इसे ओनली बी कहता हूँ, और इस वाले को ओनली ए कहता हूँ कि सिर्फ ए। तो ओनली बी मतलब क्या होगा, इसे पी ऑफ ओनली बी ए बी भी कह सकते हो आप। ओनली बी मतलब कि बी से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो, तो ये इसका मतलब सिंपल पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। पी ऑफ बी कितना दे रखा है 0.7, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है 0.3, मतलब कितना आ जाएगा 0.4। अच्छा, पी ऑफ ओनली ए कितना हो जाएगा, फिर ओनली ए हो जाएगा पी ऑफ ए से माइनस कर दो इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट। अरे बाप रे, बहुत ही आसान है तो। और 0.5 से माइनस कर दो 0.3 को, तो दैट वुड बी 0.2, तीनों को ऐड कर दो 0.1 0.4 0.2, कितना हो जाएगा 0.9 हो गया ना, 9 हो गया, कितना हो गया 0.7 हो गया, भी आंसर आएगा। सिंपल, सिंपल था, इजी शीट, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो ये हमने 7th क्वेश्चन भी कर दिया। अब 8th क्वेश्चन में आते हैं भाई। 8th क्वेश्चन का नाम है बैग में बॉल्स। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एनडीए का, और काफ़ी सारे ईयर्स में पूछा गया है, तभी मैंने एक क्वेश्चन को ऐड किया, और थोड़ा लेट ऐड किया क्योंकि काफ़ी थोड़ा हार्डर साइड पे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी हो सकती है, बट मैं करा दूंगा, आराम से करा दूंगा, ट्राई करो, खुद हो जाए। थोड़ा कंडीशन प्रोबेबिलिटी लग रही है, बाकी तो आसान है। अच्छे समझना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास 2 बैग हैं। फर्स्ट बैग ले लेता हूँ। फर्स्ट बैग में हमारे को क्या दे रखा है कि 3 वाइट बॉल है मेरे पास और 2 ब्लैक है, ठीक है। और अगर मैं सेकंड बैग की बात करूं, अपने सेकंड बैग की, तो उसमें दे रखा है हमारे पास 2 वाइट हैं और 3 ब्लैक हैं। ये सीन दे रखा है भाई। अच्छा, ये तो मेरे को भी पता लगा। तो इसमें दे रखा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इस बैग से 2 बॉल निकाली और इस बैग में डाल दी, 2 बॉल, ठीक है।
दो बॉल निकाली फर्स्ट बैग से एंड पुट इनटू द सेकंड बैग, दूसरे बैग में डाल दी। अच्छा ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वाइट। उसके बाद हमने इस बैग से एक बॉल निकाली, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेकंड बैग, और हमें बताना है कि ये वाइट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। भाई साहब लगने में तो बहुत हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, कितना कंफ्यूजिंग है कि पहले इससे हमने दो बॉल निकाली, इसमें 3 वाइट थी 2 ब्लैक थी, और इसमें 2 वाइट थी 3 ब्लैक थी, इससे 2 बॉल निकाली पहले बैग से और दूसरे बैग में डाल दी, और फिर दूसरे बैग से एक बॉल निकाली, क्या ये वाइट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अरे भाई आसान क्वेश्चन, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसमें केस बनाने पड़ेंगे। देखो पहला बैग है हमारे पास बैग 1, उससे हमने सिंपली 2 बॉल निकालनी है और बैग 2 में डाल देनी है। ठीक है, बात की चीज़ हम बाद में देखेंगे, पहले मैं इतना तो कर दूं, 2 बॉल निकाल के डाल तो दूं। अब 2 बॉल कौन सी निकलेंगी मेरे हाथ से मुझे पता नहीं, क्योंकि हम देख नहीं रहे, हम चूज करके निकाल ले, हम ऐसे निकाल रहे रैंडमली। ठीक है, सिंपल है, 2 बॉल्स आर, यहाँ पे रैंडमली लिखना चाहिए था, बट इन्होंने लिखा नहीं, बट उसका मतलब वही है कि रैंडमली निकाली। तो इसमें हमारे पास 3 वाइट और 2 ब्लैक हैं, पहले 3 वाइट और 2 ब्लैक हैं, तो दोनों वाइट भी हो सकते हैं, वाइट वाइट। पहला केस तो ये हो गया केस 1। केस 2 क्या हो गया कि एक वाइट होगी एक ब्लैक होगी, या एक ब्लैक होगी एक वाइट होगी, ये सेम ही केस है। ठीक है, कि दोनों डिफरेंट निकली। और तीसरा केस ये होगा कि दोनों ब्लैक निकल जाए। अरे वाह, 3 केस बन गए हमारे पास भाई। इन तीनों को केस को सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। तो पहले वाले से निकालते हैं, सबसे पहले एक एक करके हर केस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा आ गया केस 1, जिसमें आता है हमारे पास दोनों वाइट। ठीक है, दोनों वाइट आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे थी 3 वाइट और यहाँ पे थी कितनी, 2 ब्लैक। 3 वाइट 2 ब्लैक, 3 वाइट हैं 2 ब्लैक हैं, इसमें से दोनों वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 में से 2 वाइट सेलेक्ट कर लो और टोटल 5 में से 2 सेलेक्ट कर लो। सी मतलब कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, सिंपल है। कभी भी सिलेक्शन करना हो ना किसी भी चीज़ से तो कॉम्बिनेशन लगा दो कि 3 में से कोई भी 2 बॉल उठा लो वाइट, और 5 में से कोई भी 2 बॉल उठानी है ना टोटल, तो ये टोटल आ गया, ये टोटल होता है, ये फेवरेबल हो गया, फेवर, क्योंकि 3 में से 2 वाइट उठानी है ना, 3 वाइट है हमारे पास, उनमें से 2 वाइट उठानी है तो 3C2, और 5 टोटल है उनमें से 2 उठानी है तो 5C2। ठीक है, तो ये उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3C2 3 आता है, 5C2 कितना होता है, 5 × 4/3 × 2, 3 × 6 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 × 4 10। ठीक है, 3/10 आ गया, सिंपल। ठीक है, 3/10 आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि ये तो हो गया कि हमारा 3/10 आ गया कि हमने इससे क्या निकाल लिया, हमने 2 वाइट निकाल लिया। अब 2 वाइट निकल गई तो हमें दूसरे बैग में डल गई 2 वाइट। अब दूसरे बैग में कितनी हो जाएंगी, 2 वाइट थी ऑलरेडी तो 4 वाइट हो गई अब, और 3 ब्लैक। अब इससे वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/7। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 4/7 से, एंड क्योंकि एंड आया ना, पहले बताया था एंड के साथ मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, तो ये पहला केस सॉल्व हो गया, मेरा पहला केस सॉल्व हो गया है। इसका आंसर कितना आ जाता है वो भी निकाल लेता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई होगा ये 5, 3 × 6 6/35। ठीक है, ये 6/35 इसका आंसर हो चुका है, तो याद रखना 6/35 याद रखना। ठीक है, इसका आंसर 6/35 है। आगे अब अगला देखते हैं कि अगले का आंसर कितना आता है, केस 2 का आंसर कितना आता है। ठीक है, सो अब हम लोग केस 2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार इसे इरेज कर लूँ, उसके बाद हम लोग केस 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो अब हम इसे सबसे पहले इरेज कर देते हैं और हम लोग केस 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग केस 2 सॉल्व करने वाले हैं। केस 2 में हमारे कौन सा आता है, केस 2 देखते हैं। केस 2 होता है ब्लैक वाइट या फिर वाइट ब्लैक, मतलब एक वाइट एक ब्लैक। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले कोई भी एक लेना है, तो 3 में से या तो मैंने एक वाइट ले लिया एंड 2 में से मैंने एक ब्लैक ले लिया, ये हो गया मेरा, और टोटल 5 में से मैंने 2 सेलेक्ट कर ली, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। 3 वाइट में से एक ले ली और 2 ब्लैक में से एक बॉल ले ली, तो ये वाइट और ब्लैक वाला केस सॉल्व हो गया। तो 3C1 3 होता है, 2C1 2 ही होता है, 5C2 हमें निकालता है कितना होता है 10, है ना, सिंपल। तो हमें सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3/5, वेरी सिंपल, ये हो गया सॉल्व। अब हमें निकालना है इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो जब इस दूसरे बैग में हमने डाल दी एक वाइट एक ब्लैक, तो अब कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगी इसमें वाइट और 4 हो जाएंगी इसमें ब्लैक। ठीक है, दूसरे बैग में अब इससे वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट कितनी हो जाएगी, 3/7, सिंपल। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 कितना हो जाएगा, 9/35। उसमें कितना आया था, 6/35 आया था आई गेस, है ना। तो पहला आ गया हमारा 6/35 और दूसरा आ गया हमारा 9/35। ठीक है, अब हम तीसरे का निकाल लेते हैं। तीसरे का आंसर कितना आता है, सिंपल है। ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे फिर आंसर आ जाएगा। तीसरा आंसर हमारा कितना आता है, यहीं पे निकाल लेता हूँ, केस 3। केस 3 मतलब दोनों ब्लैक आनी चाहिए। दोनों ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 2C2/5C2। 2 थी, 2 में से 2 उठा ली और 5 में से 2 उठा ली, तो ये 1/ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर 2 ब्लैक हो गई तो ऊपर की दूसरे बैग में कितनी रही, 2 वाइट रही,
और ब्लैक कितनी हो गई, 5 ब्लैक हो गई, है ना। इससे वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/7 हो गई, मतलब कितना हो जाएगा, 2/70 हो जाएगा आंसर। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं। 2/70 को मैं लिख सकता हूँ 2/70 रहने दो, 1/35 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इतना कितना हो गया, 6/35 प्लस 9/35 और 1/35, कितना हो गया टोटल, 16/35 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वेरी सिंपल, 16/35 इसका आंसर आना चाहिए। सो इसका आंसर यहाँ पे 33/70 दे रखा है, ये थोड़ा रॉन्ग होगा आई गेस, इसमें 32/70 आना चाहिए, दैट इज 16/35। तो ये आंसर होना चाहिए, जबकि इसमें आंसर 33/7 है। तो इसमें कुछ एरर था, जो ऑप्शन है उनमें एरर था, बट इसका आंसर 16/35 है। मैंने इसे वेरीफाई कर लिया है आंसर शीट से, सो आप इसे देख सकते हैं। इसका आंसर 16/35 मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। ये 3 केस बनेंगे इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया है। अगर आपको इसे अच्छे से सॉल्व करना आए तब ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वरना थोड़ा आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। इसमें हमने सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करी और 3 केस बनाए। बाकी आपको मैंने सिखाया कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं, कि कैसे सेलेक्ट करते हैं बॉल्स को। जनरली ये जो बैग वाले क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़ा टाइम लेते हैं सॉल्व करने में, तो ट्राई करो कि एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है टेबल बेस्ड, वेन डायग्राम बेस्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगेन इसे थोड़ा मतलब थोड़ा बड़ा है इसलिए बोल रहा हूँ, 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें जनरली, मैंने 2 ला रखा हूँ। तीसरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा 3 क्वेश्चन हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन से, तो थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं लाया यहाँ पे 90 एप्लीकेंट्स एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उनका डिटेल दिया हुआ है कि कुछ लोग हैं जो एटलीस्ट 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस में हैं, जिसमें ग्रेजुएट्स और नॉन ग्रेजुएट्स भी आ रहे हैं, और लेस देन 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले ग्रेजुएट्स और नॉन ग्रेजुएट्स हैं। जी क्या है हमारा, जी प्रोबेबिलिटी हमारी दी गई, इवेंट एट द फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरव्यूड ऑन द ग्रेजुएट, ठीक है, कि वो ग्रेजुएट है। जी मतलब कि वो ग्रेजुएट है। टी क्या होता है, टी क्या दे रखा है कि उसका एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, एटलीस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके पास, ठीक है। हमें पूछा क्या सबसे पहले, पी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी बार। अब मैंने अभी तुम्हें समझाया पी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी बार होता क्या है। पी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी बार क्या होता है, पी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी बार होता है पी ऑफ ओनली जी, ओनली जी, ठीक है, ओनली जी होता है। ओनली जी मतलब कि सिर्फ वो वाले लोग, पी ऑफ जी से माइनस कर दो पी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी, ओनली जी ये होता है, ठीक है। तो पी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी निकालना है कि मतलब कि वो ग्रेजुएट भी हो और वो उसका क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन एक्सपीरियंस भी हो, मतलब वो ग्रेजुएट भी हो और उनका 3 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो। वो 18 लोग हैं ऐसे, तो पी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी हम आराम से निकाल सकते हैं। वो होगा 18 और टोटल लोग हैं 90, तो कितना जाएगा हमारा 9 2 जा और 1/5 आ गया, सिंपल, ठीक है। और पी ऑफ जी कितना है, जी क्या होता है, जी मतलब कि ग्रेजुएट्स कितने हैं टोटल, 18 + 36, 18 + 36 मतलब 18 + 36 कितने होते हैं, 4 1 और ये हो गया 5, 54/90 हो जाएगा। तो इसे मैं माइनस कर देता हूँ, पहले मैं इसका सॉल्यूशन निकाल देता हूँ। 54 कितना होता है, 6 9 जा 54 और 9 10 जा, ठीक है, 9/10 आ गया, ठीक है। 6 9 जा आ जाता है, सॉरी 9 6 जा और 9 10 जा, 6/10 आएगा, ठीक है। तो 6/10 माइनस 1/5, तो कितना आ गया भाई, 2 4/10 आ गया, मतलब 2/5 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, बी। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, आराम से हो गया, इसका आंसर भी आ गया। अब नीचे क्या निकालना है, पी ऑफ जी इन अपॉन टी बार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम की हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसे। इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी बार अपॉन पी ऑफ टी बार, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, अभी पीछे मैंने लिखवाया, ठीक है, सिंपल है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सिर्फ निकालना है पी ऑफ टी बार, क्योंकि ऊपर वाली चीज तो हमने पहले क्वेश्चन में निकाल दी। देखो कितना आसान है, पहले वाले से ही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पी ऑफ टी बार निकालना है, पी ऑफ टी बार मतलब 1 - पी ऑफ टी। टी क्या था कि एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो 1 - टी क्या होगा, एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस ना हो। 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले कितने हैं, ये और ये है। एटलीस्ट वाले कितने, ये है, ये मतलब एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस ये है, लेस देन वाले ये है, तो लेस देन वाले ले लेते हैं। 36/27, 36/27 करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 3 1 63, 63/90 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 63/90 करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 3 1 जा
3 3 जा 0 और 7 3 जा 7 3 जा 21 3 10 जा 7/10 और ऊपर कितना था हमारा 2/5 आ रहा था आंसर। ये इसका आंसर हमारा 2/5 आ रहा था। नीचे आ रहा आंसर आ गया 6 7/10 तो 5 × 2 हो जाएगा 4/7 आंसर। 4/7 इसका आंसर। बहुत आसान सिंपल, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं जिसमें रिलेशन हो एक दूसरे क्वेश्चन में और आराम से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा के सॉल्व हो रहा हो, या वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। वेन डायग्राम से भी करा सकता था मैं, तो ट्राई करना खुद से वेन डायग्राम से सॉल्व करने का। वेन डायग्राम मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बता दिया, इसलिए इसमें नहीं बताया, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन में। जो लास्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, लास्ट क्वेश्चन हमारा वो रहने वाला है चॉइस बेस्ड। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बस इसमें ट्रिक क्या लग रही है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए लास्ट में ऐड किया। सबसे सिंपल है, इसमें इंटरसेक्शन दे रखा है हमें, इसमें हमें यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन भी दे रखा है और ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। हमें बताना है क्या करेक्ट है। सबसे पहले ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको पिछले वाले क्वेश्चन में जब आया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो, ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक दूसरे से एक्सक्लूसिव, ठीक है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 तब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। क्या आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 दिख रहा है? नहीं, ये तो 1/3 है, तो ये तो पहले ही काट दो कि ए 2 होगा तो 2 ओनली भी नहीं हो सकता, बोथ भी नहीं हो सकता, इन दोनों ऑप्शन में से कुछ हो सकता है, या तो सिर्फ फर्स्ट करेक्ट हो या तो नाइदर हो। तो हम लोग फर्स्ट के लिए चेक कर लेते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? पी ऑफ बी निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो पी ऑफ बी निकालता हूँ। पी ऑफ बी कैसे निकलेगा? सबसे पहले हमारा वही वाला फॉर्मूला, पी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वाह, ये फॉर्मूला तो बहुत हैंडी है, ठीक है। पी ऑफ बी कितना आ जाएगा फिर? पी ऑफ यूनियन कितना है? 5/6 माइनस 1/2 और प्लस 1/3, ठीक है, उधर ले गया ना, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे निकालता हूँ 6 कॉमन ले लेते हैं, 5 - 3 + 2 कितना आ जाएगा? -1, तो 4/6 मतलब 2/3। अच्छा, 2/3 आ गया बी। अच्छा, तो 2/3 आ गया बी, तो पी ऑफ बी है हमारे पास अभी 2/3, ये आ गया हमारे पास 2/3। और हमारे पास पी ऑफ ए कितना दे रखा है? 1/2, 1 - 1/2 कर देंगे तो 1/2 आएगा। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना आना चाहिए? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आना चाहिए, तो कितना आना चाहिए? 1/3। क्या 1/3 है पे इंटरसेक्शन ए ऑफ इंटरसेक्शन बी? हाँ, 1/3 ही है, तो मतलब ये क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसका आंसर 1 ओनली आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ही आराम से कर लिया। सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी के लिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनको अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, जो मैंने आपको तरीका बताया उससे, तो आपका काफी ज्यादा आराम से जो है ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में भी अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो इस जो भी पूरी सीरीज है उसके सारे क्वेश्चन अच्छे से देखा करो, ट्राई करा करो खुद सॉल्व करने की, और अगर कोई डिफिकल्टी आती है फिर मैं तो करा ही रहा हूँ, ठीक है। सो इस वीडियो को इस जो प्लेलिस्ट है उसे सपोर्ट करो, जो मैंने 10 कदम सीरीज लॉन्च की है उसे सपोर्ट करो। मैं और भी वीडियो लाऊंगा आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए, ठीक है। थोड़ी बड़ी रहती है वीडियो, तो ट्राई करा करो 1.5 या 2x पे देखा करो, ठीक है। पूरी वीडियो देखा करो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर दूसरी वीडियो आपको देखनी है कोई और, आपको जो टॉपिक है उस पर आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है, मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियो लाऊंगा जल्द से जल्द, ट्राई करूंगा उसमें जल्द से जल्द वीडियो लाने की, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दूंगा। 30 आधा घंटा लगता है, 45 मिनट लगते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।